जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री की सीरीज में भारत के उस प्रधानमंत्री के बारे में जिसने इंदिरा गांधी तक को गिरफ्तार करवा दिया था। बात करेंगे हम आज चौधरी चरण सिंह के बारे में। इन्हें सिर्फ 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य तो इन्हें प्राप्त हो ही गया। आइए इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि NCERT की सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की SST में आपको भूगोल, इतिहास, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री की सीरीज में आज चौधरी चरण सिंह के बारे में। बात है उन दिनों की जब उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के उसराहार थाने में एक आम दिन जैसी चहल पहल थी, तभी वहां एक बुजुर्ग किसान पहुंचा। ये बात है 1979 की, 1979 में ये घटना घटती है। थाने में घुसते ही दिखे सबसे पहले सिपाही से कहा, साहब मेरा बैल चोरी हो गया है। सिपाही ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो किसान दरोगा के पास पहुंचा, अपनी बात दोहराई कि साहब मेरा बैल चोरी हो गया। दरोगा ने बात पूरी सुनी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। निराश होकर वो किसान थाने से जाने लगा। तभी बाहर खड़े एक सिपाही ने कहा, बाबा चढ़ावा चढ़ाओ, काम हो जाएगा। चढ़ावा का मतलब तो आपको पता ही होगा ना कि चढ़ावा क्या होता है, यानी कि रिश्वत दो। किसान वापस थाने के अंदर गया। मोल भाव के बाद 35 रुपए की रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिख ली गई। रिपोर्ट लिखने के बाद मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा यह बताओ कि हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे। किसान ने कहा, हस्ताक्षर करूंगा। इसके बाद किसान ने जेब से एक मोहर निकाली और उस कागज पर थोप दिया। उस मोहर पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। किसान के रूप में पहुंचा शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। तो एक तरह से आपने देखा होगा कि सिविल सर्विस में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो ऐसे अचानक से अपने क्षेत्र का दौरा करने निकलते हैं और जाकर सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं और अपना चालान वगैरह कटवाते हैं। आप ऐसे वायरल वीडियो बहुत देखते हैं। तो ये काम आज ये लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर पर, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने डायरेक्ट जाकर थाने में कर दिया था। इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट करीब 55,000 वोटों से हार गए। जबरन नसबंदी की वजह से विलेन बने इंदिरा के बेटे संजय गांधी भी अपनी सीट अमेठी से हार गए थे। कांग्रेस 189 सीटों पर सिमट गई। 189 सीटों के साथ कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा चुकी थी। विपक्षी नेताओं को मिलाकर बने जनता पार्टी गठबंधन के चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार सामने आए। एक तो मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। आखिर आपको बता दें कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिसका किस्सा हम पहले ही आपको बता चुके हैं। लेकिन बात कर रहे हैं चरण सिंह को। तो चरण सिंह को गृह मंत्रालय दिया गया, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं थे। कुछ ही महीनों में अंदरूनी खींचतान शुरू हो गए। चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे। वो देसाई को डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर कहते थे। उनकी शिकायत थी कि देसाई खुद फैसला लेते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल के दूसरे नेताओं के ओपिनियन की जरूरत महसूस नहीं होती है। दोनों के मतभेद राजनीतिक गलियारों से निकलकर जनता के चौराहे तक पहुंचने लगी थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, मतभेदों के बीच चरण सिंह ने देसाई के बेटे कांति देसाई पर कई आरोप लगाए। देसाई पहले से चौधरी चरण सिंह के व्यवहार से खुश नहीं थे। बेटे पर लगाए गए आरोप की वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई और 1978 में उन्होंने चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से बाहर निकाल दिया। चरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया। क्योंकि वो किसान नेता थे, इसलिए रैली में अच्छी संख्या में भीड़ जमा हुई। जनता के बीच गुस्से को देखकर सरकार डर गई और चरण सिंह को वापस मंत्रिमंडल में ले लिया। दोबारा मंत्रिमंडल में आने पर चरण सिंह ने देश के उप प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय का काम भी अपने जिम्मे ले लिया। उधर दलित वोट बैंक का ध्यान रखते हुए बाबू जगजीवन राम को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यह पहला मौका था जब देश में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, एक प्रधानमंत्री और 2 उप प्रधानमंत्री। आज की भाषा में कहें तो डबल इंजन की सरकार। ठीक है। जुलाई 1979 में संसद के मानसून सत्र में जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। चरण सिंह ने बगावत कर दी और अपने सांसदों के साथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस सिचुएशन में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी है। कांग्रेस के पास 189 सीट थी, विपक्ष के पास 227 सीटें थी। वहीं चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल के पास 48 सीटें ही थी।
भारतीय लोक दल के साथ जनसंघ, कांग्रेस ओ सोशलिस्ट पार्टी ने एक होकर जनता पार्टी बनाई थी, जिसने कांग्रेस को शिकस्त दी थी। इस चुनाव में जनता पार्टी के पास इतने वोट थे कि वो सत्ता की दावेदारी कर सके। इस बार मोरारजी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे और चरण सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। वो पीएम बनने का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। इस बीच लोकसभा चुनाव हार चुकी इंदिरा की कांग्रेस ने चरण सिंह की पार्टी को सपोर्ट करने का ऑफर दिया। चरण सिंह मान गए और इस तरह वो 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मोरारजी देसाई की कैबिनेट में कानून मंत्री हुआ करते थे शांति भूषण। तो शांति भूषण कानून मंत्री थे और अपने कानून का डंडा चलाना शुरू कर दिए। वो अपनी आत्मकथा कोर्टिंग डेस्टिनी में लिखते हैं। उनकी जो आत्मकथा कोर्टिंग डेस्टिनी है उसमें 1978 में एक गड़बड़ी को लेकर उन्होंने बातें लिखी हैं। 1978 में चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी। मेरे अलावा इस कमेटी के सदस्य थे चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रताप चंद्र चंदर। कमेटी की बैठक में एक बार चरण सिंह कुछ देर से पहुंचे थे। वो पत्रकारों को अपने देर से आने का कारण बताने लगे। एक पत्रकार ने उनसे पूछ ही लिया, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर लग रहे हैं। चरण सिंह ने गुस्से में कहा, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में बुराई ही क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री बनना कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री पद का एम्बिशन रखने वाले चरण सिंह के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, मोरारजी देसाई की कैबिनेट में गृह मंत्री चरण सिंह 2 नंबर की हैसियत से काम करने के लिए पहले दिन से तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर देश में इमरजेंसी लगाने के आरोप में इंदिरा गांधी को अरेस्ट करवाने में वो सफल हो गए तो राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाएंगे। वो नोटिस होंगे और जनता उन्हें साहसी मानेगी और उनके बारे में लोग चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का दावेदार इन्हें मान लिया जाएगा। पत्रकार और लेखक कुलदीप नैयर ने भी अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में इंदिरा को सजा देने को लेकर चरण सिंह के विचार का जिक्र किया है। चौधरी चरण सिंह के साथ कुलदीप नैयर की अच्छी दोस्ती थी। वो लिखते हैं, मैं उस समय के गृह मंत्री चरण सिंह से महीने में 2-3 बार मिल लेता था। जनता सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच दरार पैदा होने लगी थी। इसका पार्टी और सरकार दोनों पर ही प्रभाव पड़ा। दोनों इस बात पर भी सहमत नहीं हुए कि इमरजेंसी के दौरान ज्यादतियों की जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं। मोरारजी देसाई ने फाइल पर लिख दिया था, देश की जनता ने इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को हराकर उन्हें पर्याप्त सजा दे दी है। इस बात से चरण सिंह संतुष्ट नहीं थे। वो इंदिरा के खिलाफ मुकदमा चाहते थे। बाद में वो सरकार से अपनी बात मनवाने में सफल रहे। सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों को चरण सिंह ने अपने साथ मिला लिया। वो सब न सिर्फ कमीशन नियुक्त करने बल्कि इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलाए जाने की मांग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से करने लगे। इस तरह चरण सिंह की वजह से इमरजेंसी में हुई ज्यादतियां और चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की गई जीपों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने सरकारी पैसों से खरीदी गई 100 जीपों का इस्तेमाल किया था और ये वही जीपें थीं जिनको लेकर इनके ऊपर मुकदमा चला गया। लिहाजा भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। उनकी गिरफ्तारी की तारीख 1 अक्टूबर तय की गई। जब चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी को यह बात पता चली तो उन्होंने गिरफ्तारी की तारीख बदलने की बात कही। गायत्री देवी का कहना था कि 1 अक्टूबर को शनिवार है और इस दिन अगर इंदिरा गिरफ्तार होती हैं तो दूसरे दिन संडे होने की वजह से उन्हें बेल नहीं मिलेगी और एक महिला के लिए यह दिक्कत की बात होगी। चरण सिंह की पत्नी की बात मान जाते हैं और गिरफ्तारी की तारीख को बदलकर 2 अक्टूबर करने का आदेश देती हैं और उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूर्व डीआईजी विजय करण उन्हें 2 अक्टूबर को गिरफ्तार करने की सलाह नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अगर गांधी जयंती के दिन गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुद्दा कहीं और भटक जाएगा। 3 अक्टूबर पर इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा। चरण सिंह को यह बात सही लगी क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। 2 अक्टूबर को वो सीबीआई के डायरेक्टर को बुलाते हैं, इंदिरा की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। इस तरह 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले इंदिरा का विरोध फिर उनके ही समर्थन से बने पीएम 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से ही पीएम बन पाए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने उन्हें 20 अगस्त तक लोकसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया, लेकिन इंदिरा ने 19 अगस्त को ही अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। इसके बाद वे कार्यवाहक पीएम बने रहे। उस वक्त की हिम्मत मैगजीन ने पहले ही ये खबर छापी थी कि इंदिरा ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना
तो दिया है, लेकिन वो मध्यावधि चुनाव चाह रही हैं। इंदिरा जानती हैं कि चुनाव होने पर उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैगजीन में यह लिखा गया कि इंदिरा गांधी को बदला लेने और अपनी बात मनवाने का मौका मिल गया। उन्होंने शर्त रख दी कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो भी मामले चरण सिंह ने मोरारजी सरकार में मंत्री रहने के दौरान दर्ज करवाए हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। यह शर्त चौधरी चरण सिंह को मंजूर नहीं थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ही पीएम रह पाए। केवल 5.5 महीनों तक ही चौधरी चरण सिंह पीएम के पद पर रहे। इस दौरान संसद का कोई सत्र नहीं होने की वजह से वह संसद नहीं जा सके। इस तरह वह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं ना कि केवल 5.5 महीने तक ही ये प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान संसद का कोई सत्र ही नहीं चला, और जिसकी वजह से ये कभी संसद पहुंच ही नहीं पाया। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनकी शेरवानी का एक किस्सा लेखक राजेंद्र सिंह ने अपनी किताब एक और कबीर में लिखा है। चौधरी चरण सिंह 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उस समय तक उनके पास एक ही ऊनी शेरवानी हुआ करती थी, वो भी बहुत पुरानी थी और एक जगह से फट गई थी। उन्हें फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने शेरवानी रफ्फू करवाने के लिए भेज दी। कुछ दिनों के बाद जब उनका स्टाफ शेरवानी लेने गया, तब दर्जी ने बाद में आने को कहा। स्टाफ वापस आया और कुछ दिनों के बाद दोबारा गया। दर्जी ने फिर देने से मना कर दिया। स्टाफ को गुस्सा आ गया, उसे डरा धमकाकर सही वजह पूछी। दर्जी ने बताया कि शेरवानी खो गई है, उसे मिल नहीं रही है। स्टाफ को पता था कि चरण सिंह को लापरवाही पसंद नहीं, लेकिन बात तो बतानी ही थी। चरण सिंह ने जब पूरी बात सुनी तो कहा, कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई। दर्जी बेचारा गरीब आदमी है, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो इसी बहाने मैं एक नई शेरवानी खरीद लूँगा। चरण सिंह ने जो नई शेरवानी बनवाई उसे उन्होंने 1978 तक पहना था। काफ़ी लंबे तक उन्होंने इसको पहना था। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कुछ जानकारी और आपको दे दूँ कि चौधरी चरण सिंह संत कबीर के अनुयायी थे। उन्हें कबीर के तकरीबन सभी दोहे याद थे। वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे और हाथ में एक पुरानी HMT की घड़ी बांधते थे। सिगरेट तंबाकू से हमेशा दूर रहते थे। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं देते थे जो सिगरेट या तंबाकू पीते थे। उन्हें क्रिकेट से सख्त नफरत थी। कहते थे क्रिकेट देश के युवाओं को निकम्मा बना देगी। हालांकि क्रिकेट, आपको पता है कि आज क्रिकेट किस प्रकार से देश की इकॉनमी में भी बहुत मदद कर रहा है। चौधरी चरण सिंह का जन्म हापुड़ में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। साइंस से ये ग्रेजुएशन किए 1923 में। 25 जून को गायत्री देवी से इनकी शादी होती है 1925 में, और 1928 में आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने कानून की पढ़ाई कर गाजियाबाद में वकालत शुरू कर दी थी। 1929 में गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। 1929 में ही आज़ादी की लड़ाई में ये जेल जा चुके थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मेरठ से इनको टिकट 1937 में मिलता है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में सचिव बने थे, संसदीय सचिव बने 1946 में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के तौर पर इन्होंने 1951 में शपथ ली थी और 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने का सौभाग्य इन्हें 1967 में प्राप्त हुआ था। 3 अप्रैल 1967 को ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इसके साथ ही 1970 में ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। 1974 में 29 अगस्त को इंडियन पीपुल्स पार्टी की नींव रखते हैं और 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में ये केंद्र में गृह मंत्री बन जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना इन्होंने 1979 में की थी, यानी कि 1979 में। मैं पूरे लेक्चर में आपको 1979 ही बोलता रहा, 1979 इसलिए नहीं बोल रहा था कि कुछ लोग 1979 1969 में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बदल कर आपसे बातें की। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगे। फिर उसके बाद 1979 में 28 जुलाई को देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। 1980 में ये 14 जनवरी को प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। क्यों हटते हैं ये कहानी मैंने आपको बता दी कि इंदिरा गांधी को ये जेल भिजवाते हैं और इंदिरा इनसे अपना समर्थन वापस ले लेती हैं। 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए ये निर्वाचित होते हैं। 1987 में दिल्ली में हार्ट अटैक आने से इनका निधन हो जाता है और आपको पता है कि भारत सरकार 2024 द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया है 2024 में, यानी कि 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को भारत रत्न दिया गया है जिनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की हुई है। चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं
छठवें प्रधानमंत्री के रूप में कौन होंगे ये जानने के लिए, क्योंकि अब आपको तो हम बता ही रहे हैं कि भारत के कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, आपको ये भी बता दें कि कई प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिनका कार्यकाल 2 बार रहा। जैसे अगर हम नाम लें तो इंदिरा गांधी जी जो थी ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी 2 बार बने थे। मनमोहन सिंह जी 2 बार बने थे और नरेंद्र मोदी जी ये भी 2 बार बने थे। तो ऐसे लोगों की जो श्रृंखला आएगी उसमें एक ही बार, जैसे इंदिरा गांधी की हमने बात की थी, तो इंदिरा गांधी चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। उसके बाद राजीव गांधी, फिर बीपी सिंह, चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एचडी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी फिर बनते हैं और मनमोहन सिंह बनते हैं, फिर मनमोहन सिंह बनते हैं, फिर नरेंद्र मोदी बनते हैं और फिर नरेंद्र मोदी बनते हैं। तो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसमें भी नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार फिर से रिपीट होने के लिए आगे बढ़ रही है। बाकी इंडिया अलायंस इनको प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भी तत्पर खड़ी है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जो 2 बार या 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, हालांकि 3 बार अभी कोई ऐसे तो बना नहीं है, लेकिन 2 बार जो बने हैं तो उनको एक ही बार हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। आखिरी लेक्चर में हम आपको डिटेल में बता देंगे कि किस सन में कौन कौन किस प्रकार से प्रधानमंत्री बना था, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को भी बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।